हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, हम इसमें सारे क्वेश्चन जो 2014 से 2024 तक आए हैं सब कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके 4 से 5 पार्ट आएंगे। प्लीज सारे देखना। हम 14 से स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में एंड लास्ट के पार्ट्स में हम जो कवर करते हैं वो 24, 23, 22 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो लेटेस्ट ईयर्स के हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सारे पार्ट्स देखो। ठीक है, आज और कल दोपहर तक में हम ये पूरा कवर कर लेंगे। सीपीसी से 10 क्वेश्चंस आते हैं। इट हैज़ अ वेरी गुड वेटेज इन द एग्जाम एंड कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत टेक्निकल लग सकते हैं आपको, बट ओवरऑल डिसेंट सब्जेक्ट है। अगर आप 10 के 10 नहीं भी कर पाते हो तो भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो पीवाईक्यूज अच्छे से, आई एम श्योर आप 10 में से 6-7 क्वेश्चन तो काफी इजीली करके साइड हो सकते हो, विच इज अ गुड नंबर। दिस इज व्हेन यू आर नॉट वेरी वेल अकस्टम्ड विद द कॉन्सेप्ट्स। ओके, सिर्फ पीवाईक्यूज के बेसिस पे। सो अच्छे से लगाते हैं, साथ में लगाते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो भी टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं उनके पीवाईक्यूज की पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाती है। आपको वहाँ पे डाउट भी पूछने का स्पेस होता है, कुछ भी क्वेरीज हो आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। और इसके अलावा हम अब तक 7 से 8-10 सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम माइनर लॉज भी कवर कर चुके हैं अपने चैनल पे। सबके पीवाईक्यूज अच्छे से कवर्ड है, आप जाके जरूर देखना। टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरप्लीडर सूट इज डेल्ट विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीपीसी। अब ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 सेक्शन दिए हैं। आपसे पूछा इंटरप्लीडर सूट की बात कहाँ पे हो रही है। ऑप्शन है सेक्शन 87, 88, 89 या 90। बेयर एक्ट में जाके आप देखोगे सेक्शन 88 इंडेक्स में दिख जाएगा, जिसका नाम है वेयर इंटरप्लीडर सूट में बी सिचुएटेड। तो ये इनका कोई लेना देना ही नहीं है इस टॉपिक से। ठीक है, तो आप इंडेक्स से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी द सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डैश डेज ऑफ नोटिस। तो कुछ सर्टन टाइम पीरियड है और हमसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 जो सूट है वो इंस्टीट्यूट कितने टाइम बाद हो सकती है नोटिस के। 1 मंथ, 2 मंथ, 60 डेज या 30 डेज। अब आपको सेक्शन बता दिया है, आपको सेक्शन को जाके पढ़ना और आपको आंसर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी, 2 मंथ्स। सेक्शन 80 नोटिस में जाओगे तो लिखा है यहाँ पे अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंटिफ। अब दिस इज अगेन एन इजी क्वेश्चन। आपको एक सेक्शन दे रखा है, आपको उसे जाके सिर्फ देखना है। रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट इज ए डिक्री, डीम्ड डिक्री, क्रॉस डिक्री या क्रॉस अपील। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में जाएंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। जिसको आप पूरा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। डिक्री के बारे में बताया है क्या होती है, और बाद में बताया है इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट। तो रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट किसके अंदर आएगा? डीम्ड डिक्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे इज अ पॉपुलर केस ऑन द पॉइंट ऑफ। अब ये मैं मान सकती हूँ, अगर आपको केस लॉ पता है तो पता है, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे किस बारे में? रेस जुडिकाटा, रेस सबजुडिस, रेस्टिट्यूशन या डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। ठीक है, इसका आंसर है डी, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। सेक्शन 92 सब क्लॉज 3 में देखोगे तो यहाँ पे इस बारे में बात की गई है। यहाँ पे क्या होता है? इट अलाउज द कोर्ट टू alter the purpose of a public charitable or religious trust if the original objective becomes impossible or impractical to fulfill। कोई भी पब्लिक चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है, जो भी उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था, अगर वो इम्प्रैक्टिकल हो गया या इम्पॉसिबल हो गया फुलफिल करना, या ऐसा कोई भी इशू है, तो अंडर दिस डॉक्ट्रिन जो है कोर्ट उसका पर्पस ऑल्टर कर सकता है और कंडीशंस दी हुई हैं। मीनवाइल सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा की बात करता है, रेस सबजुडिस सेक्शन 10 के अंदर आता है। तो हमारा जो ये केस था ये डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक आउट द केस अंडर सेक्शन 58(1)(a इन विच अरेस्ट और डिटेंशन इन सिविल प्रिजन इज नॉट मेंटेनेबल। कौन सा केस होगा ऑप्शंस में से सेक्शन 58(1)(a के अंडर जिसमें अरेस्ट या डिटेंशन सिविल केस में मेंटेनेबल नहीं होगा? ऑप्शन ए, अ जजमेंट डेटर वेयर डिक्रीटल अमाउंट डज नॉट एक्सीड 5,000। जजमेंट डेटर कौन होता है? जिसके खिलाफ जजमेंट पास हुई होती है, जिसको ये मतलब कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई होती है। ठीक है, उसको जजमेंट डेटर बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है जजमेंट डेटर वेयर डिक्रीटल अमाउंट डज नॉट एक्सीड 5,000। ऑप्शन बी डज नॉट एक्सीड 2,500। ऑप्शन सी डज नॉट एक्सीड 2,000 या फिर ऑप्शन डी डज नॉट एक्सीड 1,000। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग यहाँ करते हैं वो इसमें कंफ्यूजन है। सेक्शन 51 का क्लॉज 1 का पॉइंट नंबर ए वर्सेस सेक्शन 51 का 1A, ये दो अलग चीजें हैं। हमसे क्या पूछा है? 51 का 1A। इसी को अगर यूं लिखा होता 58 का सब क्लॉज 1 का पॉइंट नंबर ए, क्वेश्चन अलग हो जाता। हमसे पूछा है 58 का 1A, तो बहुत ध्यान से देखना है ऐसे क्वेश्चंस में। 58 का क्लॉज 1 का ए पॉइंट नंबर ये होगा, बट हमसे जो पूछा है 58 में 1A पूछा है, तो हमारा आंसर यहाँ दिया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो क्लियरली लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ डिग्री डज नॉट एक्सीड 2,000 रुपीज। ठीक है, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, तो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ परसेप्ट 62 बेयर एक्ट में इंडेक्स में खोलो,
ढूंढो परसेप्ट कहाँ लिखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो परसेप्ट क्या करता है? ऑप्शन ए, अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर। ऑप्शन बी, प्रिवेंट एलिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी, प्रिवेंट अटैचमेंट एंड एलिएनेशन, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर इज ए, अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ अ जजमेंट डेटर। सेक्शन 46 में देखोगे परसेप्ट लिखा है कि अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर कौन होता है? जिसके फेवर में डिक्री पास हुई होती है, ठीक है। The court which passed the decree may, whenever it thinks fit, issue a percept to any other court which would be competent to execute such decree to attach any property belonging to the judgment debtor and specified in the percept. बेसिकली कि कोई भी दो लोगों के बीच में केस हुआ, एक के फेवर में डिक्री पास हुई और एक के खिलाफ। अब जिसके खिलाफ पास हुई है जजमेंट डेटर, उसको मान लो सामने वाले को पैसे देने हैं, तो उसके डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पे कोर्ट जो है एक परसेप्ट इशू कर सकता है कि जो भी जजमेंट डेटर था, इसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको इससे अटैच कर दो। ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि मान लो मेरे खिलाफ पास हुई है कि मुझे उसको 50 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे और मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, तो इससे पहले सारा केस एग्जीक्यूट हो सकता है मैं कोशिश करूंगी मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूं, हाइड कर दूं, किसी तरह किसी और के नाम ट्रांसफर कर दूं अपने घर में कि मेरे मैं बोल दूं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है टाइप का, बच सकूं उस चीज से। तो उस केस में जिसके फेवर में पास हुई थी वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है कि प्लीज इनकी ये वाली प्रॉपर्टी देखो है, अटैच करा दो, इससे पहले ही इसका कुछ और कर ले। उसको क्या कहते हैं? प्रीसेप्ट। अगर मैंने गलत बोला हो तो सॉरी, इससे पहले बट प्रीसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोर्ट इशू करता है। तो इसमें क्या होता है? अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल 90 ऑफ ऑर्डर 21 डील्स विद। नाउ दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ऑर्डर 21 में जाओ, वहां पे ना रोमन्स में लिखे होते हैं, 21 ऐसे लिखते हैं। और रूल 90 में जाओ, देखो किस बारे में। ऑप्शंस हैं, प्री सेल इलीगैलिटीज कमिटेड इन द एग्जीक्यूशन, ठीक है, बेचने से पहले जो भी इलीगैलिटीज हो रही हो एग्जीक्यूशन में वो। ऑप्शन बी, पोस्ट सेल इरेगुलरिटीज कॉजिंग सब्सटैंशियल इंजरी टू द जजमेंट डेटर। सी, बोथ ए एंड बी, या डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर इज बी, पोस्ट सेल इरेगुलरिटीज कॉजिंग सब्सटैंशियल इंजरी टू द जजमेंट डेटर। ये रूल नंबर 90 है। एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड वेयर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री। जो जजमेंट डेटर अभी हमने पढ़ा ना कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच करी गई, मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी और वो बेची गई इस चीज के लिए, टू एग्जीक्यूट अ डिग्री, द डिग्री होल्डर और द परचेजर और एनी अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू शेयर, है ना, who or whose interest has been affected, etc., may apply to the court to set aside the sale on the ground of a material irregularity or fraud in publishing or conducting it. अगर डिक्री होल्डर या कोई भी इंसान जिसका इस सेल में कोई इंटरेस्ट है, उसे लग रहा है कि इसमें कोई फ्रॉड हुआ है, कोई इरेगुलरिटी हुई है, तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि इस सेल को जरा साइड करिए, ये जरा देखिए इसमें क्या गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो रूल 90 किस बारे में बात कर रहा है? सेल के पहले की इलीगैलिटीज के बारे में नहीं, पोस्ट सेल इरेगुलरिटीज, जिससे जजमेंट डेटर को या किसी को भी इंजरी, सब्सटैंशियल इंजरी आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो बेचने के बाद अगर प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज पढ़ो, हैज बीन सोल्ड, पास्ट टेंस है कि बेची जा चुकी है और अब प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम कोर्ट में अप्लाई कर रहे हैं। तो पोस्ट सेल इरेगुलरिटी, इसलिए बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा और ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लेस ऑफ सुइंग इन अ सूट ऑफ पार्टीशन विल बी। अगर कोई सूट है पार्टीशन को लेके, तो कहाँ पे जाके सू किया जाएगा, कौन सी प्लेस पे? ऑप्शन ए, कोर्ट विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द पर्सन इज रिसाइडिंग, जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में वो इंसान रह रहा है वहां पे। ऑप्शन बी, कोर्ट विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द एल्डर पर्सन ऑफ द फैमिली रिसाइड्स, घर के बड़े जहां रह रहे हैं जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में वहां पे। ऑप्शन सी, कोर्ट विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली सिचुएटेड, सारी फैमिली की प्रॉपर्टी जहां पे सिचुएटेड है जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में वहां पे। या फिर ऑप्शन डी, कोर्ट विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, या फिर उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में जिसके अंदर आती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। चार ऑप्शन है, जहां इंसान खुद रह रहा है, एल्डर पर्सन ऑफ द फैमिली रह रहे हैं, सारी फैमिली की प्रॉपर्टी जहां पे है, या जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। करेक्ट आंसर इज डी, जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये तो थोड़ा लॉजिक सही लग रहा है, एल्डर पर्सन कहीं रह रहे हो उससे क्या लेना देना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आप ऐसे भी थोड़े बहुत एलिमिनेट कर सकते हो, ये तब जब आपको मान लो बैराक की बेसिस पे नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है। प्लेस ऑफ सुइंग, अब आप बैराक में जाओगे, इंडेक्स देखोगे, इस तरीके से एक हेडिंग दिखेगी प्लेस ऑफ सुइंग, तो आपको पता चल जाएगा हमारा क्वेश्चन ही प्लेस ऑफ सुइंग पे है, तो इसके अंडर ही कहीं आंसर मिलेगा। मान लो एग्जैक्ट सेक्शन या एग्जैक्ट पॉइंट आप नहीं भी आइडेंटिफाई कर पाते हो, हेडिंग आइडेंटिफाई कर लो, तो उसके अंदर एटलीस्ट आप लिमिट हो जाओगे कि ये 5 से 7 पॉइंट्स हैं, सेक्शंस हैं जिनको मुझे पढ़ना है, इनके अंदर आंसर मिल जाएगा। तो देखो सेक्शन 6, जो पॉइंट नंबर 16 किस बारे में, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड। पहले में हमें बताया कोर्ट कौन सा होगा, यहाँ बताया है सूट कहाँ से इंस्टीट्यूट की जाएगी। सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, अगर कोई पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो हमारा मुद्दा तो हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, तो जिस कोर्ट के लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी है, वहां पे आप केस करोगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी। और भी चीजें दी हैं कि इनके लिए कहाँ कहाँ केस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेलवे कंपनी इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स एज अ कंसाइनी,
It does not claim any interest in the goods except lien of warfare of warfage, demurrage, and freight, but rival claims have been made by B and C adversely to each other. A can institute. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहे हैं कि एक रेलवे कंपनी है जिसके पास सामान है, पोजीशन है किसी गुड्स का, ठीक है, एज अ कंसाइनी, यानी सिर्फ एक सामान का पोजीशन लिए हुए हैं, वो कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं उसमें, हमारा सामान नहीं, हमें मतलब नहीं, हमें बस हमारे जो बेसिक चार्जेस हैं जो हमने स्टोर किया, लेके आए, एक्सेट्रा टाइप, उससे मतलब है। बट दो राइवल्स हैं बीएनसी जो उस पर क्लेम डाल रहे हैं और अपने अपने क्लेम डाल रहे हैं, तो इस केस में ए क्या करेंगे, कौन सी सूट वो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं? ऑप्शन ए an application to decide the same, ऑप्शन बी इंटरप्लीडर सूट, ऑप्शन सी फ्रेंडली सूट, या डी नन ऑफ द अबव। तो ऐसी सिचुएशन में आंसर होगा ऑप्शन बी इंटरप्लीडर सूट। कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन, ये भी यहीं सीखते जाओ। आप इंडेक्स में सर्च करोगे, चलो मान लो कि ये कहाँ दिया होगा, पार्ट 4 आपको दिखेगा सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, तो सूट से रिलेटेड मुद्दे दिख रहे हैं और यहाँ लिखा है सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। रेलवे एक गवर्नमेंट की कंपनी है, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर आती है, पब्लिक ऑफिसर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव इन बेसिक वर्ड्स। उसके अंदर देखोगे एक हेडिंग दिखेगी इंटरप्लीडर, ठीक है, आपके एक ऑप्शन में इंटरप्लीडर है। जब ऑप्शन से रिलेटेड कोई वर्ड दिखे तो वहां पे रुको और उसको पढ़ लो, क्या पता उसी से सॉल्व हो जाए, और नहीं हुआ तो एटलीस्ट वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। हम इंटरप्लीडर के अंदर जाएंगे कि इंटरप्लीडर सूट कब फाइल होती है। यहाँ लिखा है व्हेन टू और मोर पर्संस क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर, जो हमारे केस में बीएनसी कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम अनदर पर्सन, वो हमारे लिए कौन है, ए रेलवेज, हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन अदर देन द चार्जेस और कॉस्ट, ठीक है, हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट, वो कह रहे हैं भाई ले जाओ जिसका सामान है, हमें बस मेरे चार्जेस दे दो, ठीक है। तो जो ये अदर पर्सन है, मुझसे दो लोग कह रहे हैं, एक कह रहा है मेरा सामान है, एक कह रहा है मेरा, मैं किसको दे दूं, मुझे तो सामान से लेना देना ही नहीं है। तो वो जो है इंटरप्लीडर सूट फाइल कर देता है कि इनके बीच मामला सेटल हो और बस काम खत्म हो, ठीक है। तो फिर उस केस में हमारे इस सिचुएशन में क्या फाइल होगी, इंटरप्लीडर सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सलेम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हैड रिक्वेस्टेड द कमिटी हेडेड बाय whom टू प्रिपेयर अ केस मैनेजमेंट फॉर्मूला। अभी आपको ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा, अदरवाइज अगर केस लॉ है नहीं पता है तो नहीं मालूम होगा। पुराना क्वेश्चन है तब ओपन बुक्स था तो लोड मत लो। ऑप्शंस क्या है, जस्टिस भगवती, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस रविंद्रन, या जस्टिस जगन्नाथ राव। अब अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता और मुझे केस लॉ का आइडिया नहीं होता तो मैं क्या करती, जस्टिस भगवती, क्योंकि मैंने पुराने लेक्चर्स एटलीस्ट किए हुए हैं जो पीवाईक्यूज के, अगर ये करके जा रहे हो तो सॉल्व कर ही लोगे, पर मान लो नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत पीआईएल का आइडिया है तो पता है ये इनसे रिलेटेड है, तो मैं दोनों मिस्टर जस्टिस भगवती को मार्क नहीं करती कि ये मुझे रिलेटेबल नहीं लग रहे हैं। मेजर पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में आती है कि इन दोनों में से कोई है। दिस इंक्रीजेस माई चांस ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन राइट। आई एम नॉट सेइंग कि 100% सही मार्क कर लोगे, बट ये सिचुएशन में कि आपको नहीं ही पता है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे? आंसर वैसे क्या है, डी जस्टिस जगन्नाथ राव। तो हुआ क्या था, चैलेंज हुआ था जो अमेंडमेंट 1999 में 2002 में किया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। अमेंडमेंट था किस बारे में, टू स्पीड अप सिविल जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। कोर्ट ने अपॉइंट की एक कमेटी टू फॉर्मुलेट प्रैक्टिकल गाइडलाइंस, किन चीजों से रिलेटेड, केस मैनेजमेंट, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट, रिकमेंडेशन एंड मॉडल रूल्स फॉर एडीआर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड केस फ्लो मैनेजमेंट। तो इसमें कभी इसी तरीके से घूम के आ जाए कि किसके अंदर कमेटी बनी थी जिसके अंदर एडीआर के रूल्स फॉर्मुलेट हुए थे या ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड, तो भी आपको आंसर पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A resides in Delhi and B at Agra. B makes a promissory note to A payable at Banaras. B fails to repay the loan. A may sue B at। A दिल्ली में रहता है, ठीक है, और बी रहता है आगरा में, ये हमें बता दिया। बी ने प्रोमिसरी नोट दिया ए को पेबल एट बनारस, ठीक है। बी लोन रिपे करने में फेल हो गया तो ए बी को कहाँ पे स्यू करेगा, हमसे ये पूछा है, बनारस या आगरा, कहीं पे भी। ऑप्शन बी सिर्फ बनारस में, ऑप्शन सी सिर्फ आगरा में, या फिर ऑप्शन डी बनारस आगरा दिल्ली कहीं पे। करेक्ट आंसर इज ए बनारस और आगरा। सेक्शन 20 देखो, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, subject to the limitations aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction A defendant एक हो या कई हो जोते भी हो actually और and voluntarily resides, carries on business and personally works for gain। तो जहां डिफेंडेंट रहता है बिजनेस करता है या अपने गेन के लिए काम करता है, तो वो हो गया शहर आगरा हमारे केस में। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है, द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टली अराइजेस। कहाँ पे बात हुई थी, बनारस में, तो बनारस तो आंसर में देखो हर हाल में होगा, तो आगरा ओनली हट गया हमारे लिए, ठीक है। आगरा हर हाल में आंसर में होना चाहिए तो बनारस ओनली हट गया, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब सवाल आता है बेसिकली कि दिल्ली है या नहीं है, तो इसको जब ध्यान से देखोगे, इलस्ट्रेशंस की हेल्प लो। यहाँ पे हमें जब जो सिचुएशंस दिए हैं इनको देखोगे, ए रिजाइड्स इन शिमला, बी एट कैलकाटा, सी एट दिल्ली। ए बी सी तीनों थे बनारस में, ठीक है। बी एंड सी मेक अ जॉइंट प्रोमिसरी नोट टू ए,
तो ए और यहाँ बी एंड सी, और ये सब अलग अलग शहरों में रहते हैं और चौथे शहर में जाके इन्होंने नोट साइन किया है। तो ए कहाँ कहाँ स्यू कर सकता है दिखाया है। बी एंड सी को बनारस में सूट करता है जहां एक्शन अराइज हुआ था, ठीक है। कैलकाटा में कर सकता है जहां पे बी रहता था, या फिर दिल्ली में कर सकता है जहां सी रहता था, पर यहाँ कहीं भी ये नहीं बोला है जहां ए रहता है शिमला में वहां पे। तो सिर्फ इस लॉजिक से, अगर आपको ये सब पढ़ने में नहीं भी समझ में आ रहा हो, इलस्ट्रेशन देख के समझोगे, तो जहां ए रहता है उससे मतलब नहीं है, यानी दिल्ली आंसर में नहीं होगा। आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। जहां पे काम एक्शन हुआ था बनारस आंसर में होगा, और जहां पे वो रहता है डिफेंडेंट आगरा। तो आंसर इज ए, बनारस और आगरा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अगर ये चीज नहीं भी पढ़ के बहुत समझ पा रहे हो तो इलस्ट्रेशंस की हेल्प लो, उस सिचुएशन में अपने क्वेश्चन को पुट करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वेवर दैट प्रोवाइड्स that failure to raise the objection at the first instance and at the earliest opportunity shall prevent the defendant from raising the same at a subsequent stage of the judgment would be vitiated, and the judgment about an absence of territorial or pecuniary jurisdiction is reflected in which provision of CPC। बेसिक सी बात है कि अगर आप पहली बार में ऑब्जेक्शन रेज करना भूल गए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ वेवर कहता है कि अगर आप फेल कर जाते हो ऑब्जेक्शन रेज करने में अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे, तो आप बाद में भी नहीं कर सकते। डिफेंडेंट जो है वो बाद में भी सेम इशू पे मुद्दा नहीं उठा सकता, ठीक है, सब्सीक्वेंट स्टेज ऑफ जजमेंट में। किस चीज को लेकर? टेरिटोरियल या पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को लेके। कौन से सेक्शन में बात कही गई है? 15, 16, 21 या 51? 4 सेक्शन आपको दे दिए, इन चारों को जाके देखो और आंसर ढूंढो। आंसर इज सी, सेक्शन 21, ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन। पहले ही देखो ऑब्जेक्शन की बात हो रही है, और जब चारों ऑप्शन आप पढ़ोगे तो रियलाइज करोगे यही एक सेक्शन है जो ऑब्जेक्शंस की बात कर रहा है, जिसमें हमें बोला है कि आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो अगर आपने फर्स्ट इंस्टेंस पे बात नहीं उठाई थी पेक्यूनरी लिमिट्स की या लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्ट ऑफ कोर्ट कैन डू नो रॉन्ग टू एनी पर्सन विच कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू दिस आइडियोलॉजी। कोई भी कोर्ट का एक्ट किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, ये किस आइडियोलॉजी में कवर किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए परसेप्ट, ऑप्शन बी केवीट, ऑप्शन सी रेस्टिट्यूशन, ऑप्शन डी इंजंक्शन। लेक्चर शुरू से ध्यान से सुन रहे हो तो आप परसेप्ट जानते हो क्या होता है, और आपको ये भी पता होगा कि आंसर नहीं है, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब बचे हुए 3 में हम देखते हैं। सेक्शन आंसर इज सी, रेस्टिट्यूशन। 144 में क्या लिखा है? एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्री और एन ऑर्डर is varied or reversed in any appeal, revision or other proceedings, or is set aside or modified in any suit instituted for the purpose. The court which passed the decree or order shall, on the application of any party entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made as well, so far as may be, place the parties in position which they would have occupied but for such decree। तो बेसिकली अगर किसी को कोई भी टाइप का प्रॉब्लम है या कुछ भी इस चीज से इफेक्ट हो रहा है, वेरी करने से, रिवर्स करने से, रिविजन, सेट असाइड से, जो भी पार्टी एंटाइटल्ड है किसी भी तरह से उसका बेनिफिट हो सकता है रेस्टिट्यूशन से, कोई भी टॉपिक है, वो एप्लीकेशन दे सकते हैं उस चीज को रिवर्स कराने के लिए, ठीक है। और वापस कोर्ट उनको उस पोजीशन पे ले आएगा कि अगर ये डिग्री पास नहीं हुई होती तो क्या हो रहा होता। तो ये किस सेंस में रिलेटेड है हमारे क्वेश्चन से, कि अगर कहीं भी कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसमें किसी और के साथ कुछ अनफेयर हो रहा है, तो वो अपने आप से आके कोर्ट में एप्लीकेशन देके रिस्टोर करने की एप्लीकेशन दे सकता है, ऑब्वियसली विद कंडीशन है बहुत सारी, बट ये हमारी इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। मेन बात है बाकी ऑप्शंस फिट नहीं हो रहे हैं, अगर आप ये ना भी लॉजिक निकाल पाओ। परसेप्ट का कोई लेना देना नहीं है। कैविट भी देख लो, कैविट क्या होता है? कोर्ट में आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि कोई भी इस देखो, एनी पर्सन क्लेमिंग अ राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन मे लॉज अ कैविट, कि कोर्ट जो है उसको नोटिस सर्व करेगा और कुछ भी हो रहा होगा उस केस से रिलेटेड उसको अपडेट करेगा, और कोई भी डिग्री पास नहीं होगी जब तक उसे नोटिफाई ना कर दो। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। इंजंक्शन भी ऑर्डर 39 के अंडर आता है, कोर्ट किसी को कंपेल या रिफ्रेन कर सकता है फ्रॉम डूइंग अ सर्टेन एक्ट, बट रेस्टिट्यूशन में रिस्टोर करने की पावर है कि किसी ऑर्डर से या डिग्री से अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम है या कुछ और मुद्दा है, वो वापस रिस्टोर करवा सकते हैं। तो बेसिकली लॉ किसी के साथ गलत नहीं होने देगा, कोर्ट का कोई ऑर्डर किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। ये ऑर्डर घुमाने की बात हो रही है, इसलिए आंसर है सी, रेस्टिट्यूशन। Next question. A is in possession of a property claimed by B and C adversely. A does not claim any interest in the property and is ready to deliver it to the rightful owner. सेम क्वेश्चन हमने अभी रेलवेज के कॉन्टेक्स्ट में देखा था। ए के पास एक प्रॉपर्टी का पोजीशन है, बी और सी क्लेम कर रहे हैं, ए का कोई लेना देना नहीं है उससे, वो डिलीवर करने को तैयार है, तो वो कौन सी सूट फाइल करेगा? ऑप्शंस हैं फ्रेंडली सूट, केवीट, इंटरप्लीडर, रेस्टिट्यूशन। आंसर इज सी, इंटरप्लीडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेंडमेंट्स मेड इन द ईयर डैश through the intersection of section dash to the civil procedure code introduced provisions to enable the courts to refer pending cases to arbitration, conciliation and mediation to facilitate early and amicable resolution of disputes। देखो सेम टॉपिक पे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आया, बट कितने अलग तरीके से आया। पिछली बार उन्होंने पूछा कि किसके अंडर कमिटी बनी थी, जो हमने पढ़ा था अभी, कौन से जस्टिस के अंदर। अब की पूछा है कि किस साल वो अमेंडमेंट हुआ था और कौन सा सेक्शन इंसर्ट किया गया था सीपीसी में जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शंस हैं 1989 और सेक्शन 98,
ऑप्शन बी 1990 सेक्शन 88, ऑप्शन सी 1999 सेक्शन 89 या फिर 2001 एंड सेक्शन 88। करेक्ट आंसर इज सी 1999 एंड सेक्शन 89। स्पेशल प्रोसीजर्स जहां पे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हम देख रहे हैं, सेक्शन का नाम 89 तो हमें वैसे ही दिख गया, ठीक है। तो उस केस में ये ऑप्शन और ये ऑप्शन और एक्चुअली ये भी तीनों वैसे ही एलिमिनेट हो गए। आपको ईयर ना भी पता हो, सेक्शन 89 से क्लियरली समझ में आ रहा है ऑप्शन सी है, ठीक है। और फुटनोट नंबर 5 देखोगे तो वहां पे भी हमें क्लियरली मेंशन्ड है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 में आया था। तो ऑब्वियसली बाकी 3 इयर्स हो ही नहीं सकते, ठीक है, 1999 और सेक्शन नंबर मेन बात हमें आंसर बता रहा है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, where territorial jurisdiction of a court is transferred after passing a decree, an execution application may be filed। एक डिग्री पास की एक कोर्ट ने, फिर उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ट्रांसफर कर दिया कि एग्जीक्यूट वहां पे होगी, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल की जा सकती है? ऑप्शन ए इन दी कोर्ट विच हैज पास द डिग्री, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की थी वहां पे। ऑप्शन बी इन दी कोर्ट टू विच टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाज ट्रांसफर्ड ओनली, सिर्फ वही कोर्ट जहां पे ज्यूरिसडिक्शन ट्रांसफर किया गया है। ऑप्शन सी ऊपर में से दोनों कोई भी, या फिर डी ओनली इन इंडिया। आंसर इज सी ईदर कोर्ट्स ए और बी। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन हमें हेडिंग दिखेगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर हमारा आंसर होगा। पॉइंट नंबर 10 देखो, वेयर द होल्डर ऑफ अ डिग्री डिजायर्स टू एग्जीक्यूट इट, ही शैल अप्लाई द टू द कोर्ट विच पास द डिग्री, यानी हमारा ऑप्शन ए, और टू द ऑफिसर अगर कोई अपॉइंटेड है, और इफ द डिग्री हैज बीन सेंट अंडर द प्रोविजंस हेयर इन बिफोर कंटेन टू अनदर कोर्ट, देन टू सच कोर्ट और टू द प्रॉपर ऑफिसर देयर ऑफ। तो या तो जिस कोर्ट ने डिग्री पास की थी उसके पास, या फिर जिसको ट्रांसफर हुई है उसके पास, ठीक है। या अगर मान लो हमें ऑप्शंस में दिया होता एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, तो देखो ऑफिसर्स के पास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एन ऑर्डर इज ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, if the court to which the decree is attached by the judgment debtor will dispose of the property. However, if attached by another court, he may apply to the court for necessarily relief at once। ऐसा रिलीफ आप कहाँ ढूंढ सकते हो? देखो कोई ऑर्डर है ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, ओके, जिसके पास गया है, इन विच द कोर्ट टू विच द डिक्री इज अटैच्ड बाय द जजमेंट डेटर विल डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, ओके। हाउएवर अगर किसी और कोर्ट ने भी अटैच कर दी तो आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो कि प्लीज नेसेसरी रिलीफ मुझे एक बार में दे दीजिए। ये कहाँ पे होगा? कैवीट किसके थ्रू होगा? कैवीट, रेस्टिट्यूशन ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर, परसेप्ट, प्रीसेप्ट, सॉरी। केवीट आप पढ़ चुके हो, मुझे नोटिस मिलती रहेगी क्या हो रहा है केस में, क्या आप कुछ ऑर्डर पास नहीं करोगे, इसका तो कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ऑप्शंस हो सकते हैं रेस्टिट्यूशन ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर या प्रीसेप्ट। रेस्टिट्यूशन ऑर्डर भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये भी आंसर नहीं होगा, आप लॉजिक समझते हो। आंसर इज डी। मैं बार बार परसेप्ट लिख दे रही हूँ, इट हैज टू बी प्रीसेप्ट, प्लीज कलेक्ट कर लेना, ठीक है। दिस इज नॉट परसेप्ट, दिस इज प्रीसेप्ट, ओके ओके। सेक्शन 46 प्रीसेप्ट में हमें क्या बताया था कि आप एप्लीकेशन दे सकते हो कोर्ट में कि प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाए जजमेंट डेटर की। मैं शुरू में प्रीसेप्ट समझा चुकी हूँ। तो देखो जुडिशियल डेटर कौन होता है? जो हारा है, जिसको पैसे देने हैं। डिग्री होल्डर कौन होता है? डिग्री होल्डर जो जीता है, ठीक है। अब जुडिशियल डेटर हमने पढ़ा था ना, अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, जल्दी से हाइड कर सकता है। तो डिग्री होल्डर कोर्ट से कह सकता है कि प्लीज इसकी प्रॉपर्टी इमीडिएटली अप्लाई अटैच कर दीजिए ताकि मुझे एक बार में रिलीफ मिल जाए, या और किसी केस में कहीं और अटैच हो रही हो तो प्लीज मेरा तो कम से कम करवा दो, ठीक है। तो आंसर इज प्रीसेप्ट, ओके। Where the right to the discovery or the inspection sought depends on the determination of the issue and can only be applied where the issue has arisen। The right to discovery and inspection cannot apply to। Basically हमसे पूछ रहे हैं डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के राइट्स कहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते। ऑप्शन है स्पेशल इंटेरोगेटरी, स्पेशलिस्ट इशू, रेस जुडिकाटा या रेस सब जुडिस। आंसर इज सी रेस जुडिकाटा। लॉजिक समझते हैं। देखो सेक्शन 11 बात करता है रेस जुडिकाटा के बारे में, बेयर एक्ट आगे अटैच्ड है। तो ये बेसिकली होता है कि कोई इशू ऑलरेडी अगर कहीं डिसाइड हो चुका है तो उसमें कोई नया एविडेंस, नई डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, रीओपन कुछ नहीं होगा। और ये बेसिकली किया जाता है कि एक ही मुद्दा आप 10 जगह बार बार नहीं खुलवाओगे। क्यों करते हैं? देखो बाकी ऑप्शंस अगर देखोगे, स्पेशल इंटेरोगेटरी, ऑर्डर 11, रूल 1, ये तो डिस्कवरी का पार्ट ही होता है, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। स्पेशलिस्ट इशू इज नो लीगल डॉक्ट्राइन अंडर सीपीसी। रेस सबजुडिस जो है वो सेक्शन 10 के अंदर कवर होता है कि मैटर पेंडिंग इन अनदर कोर्ट, तो वहां पे तो डिस्कवरी और इंस्पेक्शन होगा ही होगा, एब्सोल्युटली अलाउड है। हमसे पूछा है कहाँ अलाउड नहीं है? रेस सबजुडिस नहीं हो सकता, स्पेशलिस्ट इशू नहीं हो सकता, इंटेरोगेटरी भी नहीं होगा। आंसर क्या हुआ? रेस जुडिकाटा। बैराक देखते हैं। No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties। बेसिकली पहले ही अगर सब कुछ हो चुका है, दो लोगों के बीच में केस फाइल हुआ, सेम मुद्दा, सेम पार्टी, सब कुछ सेम, एक जगह सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो उसी पे बार बार आप नहीं फाइल करोगे। आप सामने वाले को भी परेशान कर रहे हो, कोर्ट का भी टाइम खराब कर रहे हो, एक्सेट्रा। तो फिर इस केस में इंस्पेक्शन डिस्कवरी का कोई लेना देना ही नहीं होगा, अलाउड ही नहीं होगी। तो आंसर इज रेस जुडिकेटा, ठीक है। देखो रेस जुडिकेटा, इट प्रिवेंट्स द कोर्ट्स फ्रॉम डिसाइडिंग द सेम इशू बिटवीन सेम पार्टीज अगेन to avoid repeated litigation, waste of time, harassment of the winning party, and inconsistent judgment।
न्यू सूट कब बात होती है? जब आपका मेन इशू सेम है। ऐसा नहीं है कि साइड इशू पे बात हो रही है अब, सेम इशू पे बात कर रहे हो, सेम पार्टीज हैं, पहले सूट डिसाइड हो चुकी है, सेम टाइटल, मतलब पहले भी तुम लैंडलॉर्ड वर्सेस लैंडलॉर्ड आए थे, ठीक है? पहले भी तुम ओनर वर्सेस ओनर आए थे, ऐसा भी नहीं है कि अलग रोल्स में आ रहे हो। एंड कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट सेम सब कुछ है। कहाँ पे अप्लाई नहीं होती है वो यहाँ दिया है। अर्लियर डिसीजन वाज नॉट ऑन मेरिट्स, प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग रॉन्ग बार बार गलत हो रहा है, हेबियस कॉर्पस की पिटिशन है, फ्रॉड है या रिट ज्यूरिसडिक्शन है, ये आप कॉन्सेप्ट डिटेल में बाद में पढ़ते रहना। मेन बात है इन सिचुएशन में डिस्कवरी इंस्पेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केस सॉल्व हो चुका है, बात खत्म हो चुकी है, ठीक है? तो आंसर रेस जुडिकाटा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई अ केस वेयर सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड। अब वेयर एक्ट में सेट ऑफ ढूंढो, कैन बी प्लीडेड, सॉरी, है ना? किस केस में कर सकते हैं? ऑप्शन ए क्लेम फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ऑप्शन बी सूट फॉर रिकवरी ऑफ a certain sum of money, ऑप्शन सी सूट फॉर अ सम लीगली नॉन रिकवरेबल, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? वो डैमेजेस जिनका भी हमें अंदाजा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी एक अलमारी में अगर आग लगा दूं, तो आप मुझसे कितने पैसे लोगे? अभी अनलिक्विडेटेड डैमेज है, इसका भी अंदाजा नहीं है, पहले कैलकुलेट किया जाएगा अलमारी कितने की खरीदी थी, कितने साल पुरानी थी, अब विंटेज थी तो हो सकता है केस अलग हो, कितनी किताबें थी उसके अंदर या क्या सामान था, उस सामान की कॉस्ट कितनी थी। अब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर 50 कपड़े थे तो मैं उसके हिसाब से किस टाइप के कपड़े थे, कितने महंगे कपड़े थे, क्या था, एक्सेट्रा, तो कुछ कैलकुलेट किया जाएगा और फिर एक अमाउंट तय किया जाएगा। जब तक वो तय नहीं है उसे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं, ठीक है? सूट फॉर रिकवरी ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है? या फिर लीगली नॉन रिकवरेबल मनी, ओके? आंसर क्या होगा? बी, फॉर रिकवरी ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी। 6 देखोगे, पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। सेट ऑफ यहाँ पे पढ़ा हमने, इसको सेक्शन को पढ़ा, क्या लिखा है यहाँ पे? क्लियरली लिखा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी पे होगा तो कर सकते हैं, तो हमारा आंसर तो हमें मिल ही गया। आगे लिखा है लीगली रिकवरेबल, तो एक ऑप्शन तो देखो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ नॉन रिकवरेबल लिखा था, और अनलिक्विडेटेड नहीं हो सकता क्योंकि असर्टेन लिखा हुआ है, ठीक है? तो आंसर इज बी। वी आर डन विद पार्ट 1। ये थोड़ा सा लेंदी था बिकॉज हमने कई सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझे हैं। सीपीसी मुझे पर्सनली थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, ट्रिकी इसलिए बिकॉज मे बी आई एम मोर inclined towards CRPC and IPC. I find civil to be a little tricky for me to understand. I मे बी आप लोग के लिए भी होता हो, बहुत लोग को easy भी लगता है, बट आई थिंक स्पेसिफिकली फॉर दिस एग्जाम इफ वी टॉक अबाउट AIBE, आप अगर PYQs अच्छे से लगा रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हो, जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्वेश्चंस में साथ में कवर करा दूं, यू आर गुड टू गो। मैं इन जनरल लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें सीपीसी बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, बट अगर हम सिर्फ इस एग्जाम को क्लियर करने की बात करें जो आज से 10 दिन बाद है, उस केस में आई थिंक इफ यू डू PYQs, आपको बेयर एक्ट से आंसर ढूंढने की प्रैक्टिस हो जाती है, आप इंडेक्स से थोड़े वेल अवेयर हो, कहाँ पे क्या दिया है, किस जगह पे जाके मुझे आंसर ढूंढना होगा, आई थिंक यू आर गुड टू गो, ठीक है? क्योंकि आपको बेयर एक्ट एग्जाम में अलाउड है। 10 क्वेश्चन आते हैं, अच्छा खासा वेटेज है, तो इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करना एंड स्टे ट्यून फॉर द फर्दर पार्ट्स। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, PDF वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो अगर इफ देर इज एन एरर ऑन माई पार्ट, अगर मैंने पढ़ाते पढ़ाते कई बार हुआ है कि बोलते बोलते गलत बोल दिया, या आंसर लिखा सही था जवाब गलत दे दिया, या कई बार होता है जो चीज़ मैंने आपको पॉइंट आउट किया 10 मिस्टेक्स यू शुड नॉट डू, समटाइम्स इवन आई डू इट, कि नॉट पूछा था बट मैंने दूसरा पार्ट बता दिया फ्लो में। इन दैट केस पिंड कमेंट जरूर चेक करना लेक्चर का, वहां पे करेक्ट आंसर मेंशन होगा, ठीक है? स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।